हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी जो चैनल है स्टडी 360 उसके ऊपर जो पॉलिटी से रिलेटेड जो श्रृंखला लेके चल रहे थे उसमें आज हम भारतीय राजनीतिक विचारकों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम मनु जो सबसे प्राचीन विचारक हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो मनु जो है वो दूसरी और तीसरी शताब्दी के विचारक हैं, यानी कि सबसे प्राचीन विचारक हैं और उनकी प्रमुख रचना जो है वो मनुस्मृति है। मनुस्मृति को हम धर्मशास्त्र के नाम से भी जानते हैं। मनुस्मृति को जो है वो हिंदू धर्म का संविधान भी कहा जाता है। तो मनुस्मृति को हिंदू धर्म का संविधान क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें अधिकार, नैतिकता और कर्तव्य समाहित हैं, यानी अधिकार, नैतिकता और कर्तव्य की बात जो है मनुस्मृति में की गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो मनुस्मृति में कितने भाग हैं। 12 भाग हैं, 2694 श्लोक हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मनुस्मृति में भाग और श्लोक कितने हैं। तो 12 भाग 2694 श्लोक हैं। नेक्स्ट एक जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो हमें एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखना है। जो 2694 श्लोक हैं इसमें से 58 श्लोक मनु के द्वारा रचित हैं और 2000 से अधिक श्लोक जो हैं भृगु ने लिखे हैं। ये जानकारी भी हमें मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1776 में सर विलियम जोन्स जो है, इन्होंने जो मनुस्मृति है उसका संस्कृत से अंग्रेजी में पहली बार अनुवाद किया था, यानी प्रथम बार संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले कौन थे? सर विलियम जोन्स। कब किया था? 1776 में। नेक्स्ट कलुका भट्ट कमेंट्री जो है 18वीं सदी की, इसमें भी मनुस्मृति के बारे में जानकारी मिलती है। गोविंद राजा की मनुवाटिका 11वीं सदी की जो है, इसमें भी मनुस्मृति के बारे में जानकारी मिलती है। एक जो ये थे नारायण, इनकी मंधर्व विवर्ती 14वीं सदी की है, इसमें भी हमें मनुस्मृति के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ बुक्स और लेखकों के बारे में। तो जो स्वेल और डेब्रेट एक लेखक हैं, इनकी बुक का नाम है द इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ 1796। बुहेलर एक थिंकर है, इनकी बुक है सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट 1886। यह एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। ओलिवल पैट्रिक 2005 की बुक है मनूज कोड ऑफ लॉ, काफी इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखनी है। ओलिवल पैट्रिक 2005 मनूज कोड ऑफ लॉ। नेक्स्ट हम बात करते हैं गंगानाथ झा, मनुस्मृति विद द कमेंट्री 1920, यानी 1920। गंगानाथ झा की है मनुस्मृति विद द कमेंट्री। नेक्स्ट हम बात करते हैं JL शास्त्री कलुका भट्ट कमेंट्री 1972। JL शास्त्री की बुक है कलुका भट्ट कमेंट्री 1972, यानी 1972। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने अभी पढ़ा कि मनुस्मृति में 12 भाग हैं, 2694 श्लोक हैं। जो प्रमुख भाग हैं वो सिर्फ 4 हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है एग्जाम की दृष्टि से कि कुल भाग कितने हैं 12 और प्रमुख भाग कितने हैं 4। जो पहला भाग है संसार की उत्पत्ति, 4 सामाजिक वर्ग और धर्म का स्रोत, यानी पहला भाग संसार की उत्पत्ति, 4 सामाजिक वर्ग, धर्म का स्रोत और 4th भाग कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष। तो 4 प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? संसार की उत्पत्ति, 4 सामाजिक वर्ग, धर्म का स्रोत और कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष। नेक्स्ट हम बात करते हैं मनु के राजनीतिक विचार। तो जो मनु के राजनीतिक विचार हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है और इनमें से क्वेश्चन कई एग्जाम में देखने को मिलता है। तो राजा या राज्य संबंधी जो विचार हैं मनु के, उसमें हम देखते हैं कि मनु जो है वो पृथ्वी पर राजा को देवीय अवतरण के रूप में मानते हैं, यानी कि राजा को ईश्वर का अवतार मानते हैं या ईश्वर का अवतरण मानते हैं। तो देवी सिद्धांत के प्रतिपादक और भी हैं, रॉबर्ट फिल्मर है, जेम्स प्रथम है, ये भी देवी सिद्धांत के समर्थक हैं। तो हम बात करते हैं मनु के बारे में। तो मनु राजा को सर्वे सर्वा मानता है, यानी कि सर्वे सर्वा क्यों मानता है? क्योंकि वो तो भगवान से ऊपर भी मानता है राजा को। क्यों मानता है? क्योंकि जो मनु है वो मानते हैं कि जो राजा है उसमें 8 देवताओं का अंश है, यानी कि भगवान से भी ऊपर हो गए ना कि 8 देवताओं का अंश है। तो जब जिसमें 8 देवताओं का अंश हो उसके राज्य में अराजकता और अन्याय तो हो ही नहीं सकता। ये तो मनु मानते हैं और कहता है कि राजा के विरुद्ध, यानी कि राजा के विरोध में जनता को किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है, यानी कि जनता को विरोध करने का अधिकार मनु नहीं देता है।
तो जब राजा को सर्वे सर्वा मानता है, राजा को असीमित शक्तियां सौंपता है और राजा में 8 देवताओं का अंश मानता है और जनता को विरोध करने का अधिकार भी नहीं देता, तो क्या मनु का राजा निरंकुश है? ये हम विचार जो है वो दिमाग में आता है। तो क्या मनु का राजा निरंकुश है जब राजा को असीमित शक्तियां सौंप दी, जनता को विरोध करने का अधिकार नहीं है? तो भी मनु का राजा जो है वो निरंकुश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मनु ने राजा या राज्य पर जो है वो धर्म का प्रतिबंध लगा दिया है, यानी कि राज्य जो है वो धर्म के अनुसार चलेगा, राज्य अपनी मनमानी नहीं कर सकता। क्योंकि जो 24 घंटे होते हैं उसमें उसने 1.5 घंटे का एक प्रहर करके 16 प्रहरों में राजा की पूरी दिनचर्या को उसने डिवाइड कर दिया। तो राजा पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए जिससे जो है अराजकता और अन्याय नहीं हो सकता और राजा अपनी मनमानी नहीं कर सकता। तो अलग अलग प्रहरों में राजा की दिनचर्या को विभाजित करके या विभक्त करके या डिवाइड करके जो है वो मनु ने राजा पर प्रतिबंध लगा दिए। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि मनु का राजा निरंकुश नहीं है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो है मनु का सप्तांग सिद्धांत। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? मनु का सप्तांग सिद्धांत। तो मनु के सप्तांग सिद्धांत में कौन है? राजा। तो राजा जो है वो सबसे ऊपर होता है सप्तांग सिद्धांत पे, और मनु बोलता है कि राजा को सर्वे सर्वा माना है मनु ने। और मनु ने ये भी कहा है कि राजा को जनता के हित में, लोक कल्याण में, नैतिकता को ध्यान में रखते हुए कर्तव्य पालन जो है वो करना चाहिए। और राजा की सहायता के लिए मंत्री होने चाहिए, और मंत्री जो है वो 10 से 12 जो है वो मनु मानता है। नेक्स्ट है पूर्व दुर्ग, यानी कि जो भी राजा को जीतने के लिए, राजा को अच्छा शासन चलाने के लिए पूर्व यानी दुर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसमें पार्वत दुर्ग है, धानवन दुर्ग है, जल दुर्ग है, उदक दुर्ग है। सारे दुर्ग जो हैं वो इनके मजबूत होने चाहिए। किले का महत्वपूर्ण स्थान जो है वो सप्तांग सिद्धांत में मनु ने माना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रदेश यानी राज्य, यानी प्रदेश या राज्य कैसा होना चाहिए, भूभाग कैसा होना चाहिए, जनसंख्या कैसी होनी चाहिए। प्रदेश में क्या क्या इंक्लूड करता है? भूभाग और जनसंख्या। तो भूभाग कैसा होना चाहिए, यानी उपजाऊ होना चाहिए, उर्वर होना चाहिए, जिसमें अधिक से अधिक कृषि हो सके। और जनसंख्या कैसी होनी चाहिए? मेहनती होनी चाहिए, कर्तव्य पालन, नैतिकता, धर्म सम्मति के अनुसार, मतलब धर्म के अनुसार आचरण करने वाली जनसंख्या होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोष। कोष जो है वो करमुक्त करनीति लगानी चाहिए राजा को कोष के लिए। तो करनीति में जैसे व्यथा मुक्ति, ये तो थोड़ा मतलब कम लगाना चाहिए, लाभ पर कर लेना चाहिए, विशेष योजना के लिए कम कर लेना चाहिए, और प्रजा रक्षण में कर लेना चाहिए। तो उससे जो है वो कोष समृद्ध रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 नंबर दंड। तो दंड यानी सेना। सेना में जो हाथी, रथ, घुड़सवार सेना जो है वो होनी चाहिए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं 7 नंबर पे मित्र, यानी कि मनु के जो सप्तांग सिद्धांत में मित्र भी देखने चाहिए कि अपना मित्र कौन है, शत्रु कौन है, ये भी राजा को देखना चाहिए। इस प्रकार से मनु के सप्तांग सिद्धांत में कौन कौन आता है? राजा सबसे ऊपर, मंत्री, पूर्व, प्रदेश, कोष, दंड और मित्र। नेक्स्ट हम बात करते हैं मनु का मंडल सिद्धांत। तो मनु का जो मंडल सिद्धांत है उसमें 12 राज्यों के व्रत की संकल्पना मनु के द्वारा दी गई है, जो कि यथार्थवाद पर आधारित है, यानी कि शक्ति संतुलन सिद्धांत पर जो है मनु का मंडल सिद्धांत आधारित है। तो 12 राज्यों के व्रत की संकल्पना को हम जो है वो सीधी एक लाइन में जो है वो समझ सकते हैं। सबसे पहले जो राजा होता है वो बिजिगिसु होता है। बिजिगिसु के बिल्कुल सामने अरि होता है, यानी कि शत्रु होता है, और शत्रु के जस्ट आगे मित्र होता है। मित्र के जस्ट आगे अरि मित्र होता है, यानी शत्रु का मित्र होता है, और शत्रु के मित्र के जस्ट आगे मित्र का मित्र होता है, यानी कि बिजिगिसु और मित्र का मित्र होता है। और मित्र के आगे जो है अरि मित्र होता है, यानी कि अरि और अरि मित्र का मित्र होता है। नेक्स्ट पीठ पीछे का जो शत्रु होता है वो पाशनिग्राह होता है, और पीठ पीछे का जो मित्र होता है वो आक्रांता होता है। पीठ पीछे का जो शत्रु मित्र होता है वो पाशनिग्राह सार होता है, और पीठ पीछे का जो मित्र का मित्र होता है वो आक्रांता सार होता है। ये हमें ध्यान रखना है, यानी बिजिगिसु, अरि मित्र, अरि मित्र, मित्र मित्र, अरि मित्र मित्र, पाशनिग्राह, आक्रांता, पाशनिग्राह सार, आक्रांता सार। पीठ पीछे का शत्रु पाशनिग्राह, पीठ पीछे का मित्र आक्रांता, पीठ पीछे के शत्रु का मित्र पाशनिग्राह सार, और पीठ पीछे के मित्र का मित्र आक्रांता सार। उसके बाद जो 11वां नंबर है वो मध्यम का है, यानी बिजिगिसु और अरि का जो है
वो जस्ट ऊपर होता है, मध्यम होता है और ये इन दोनों से शक्तिशाली होता है, यानी बिजिगिसु और अरी से शक्तिशाली होता है। तो इसके साथ जो है बिजिगिसु और अरी को मध्यम, इसमें जो है बिजिगिसु और अरी जो इनसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है, मध्यम। तो मध्यम के साथ बिजिगिसु और अरी को जो है मधुर संबंध रखने चाहिए। नेक्स्ट जो है वो उदासीन। उदासीन एक ध्रुवीय राष्ट्र की संकल्पना के समान है, यानी उदासीन इनमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, जैसे कि आज का यूएसए। तो इस प्रकार से मध्यम और उदासीन के साथ सभी राज्यों को जो है वो मधुर संबंध रखने चाहिए। तो कौन कौन से जो है राज्य हैं जिन पर बिजिगिसु को विश्वास कर लेना चाहिए? तो 3, 5, 8 और 10, यानी मित्र, मित्र मित्र, आक्रांदा और आक्रांदा सार। विश्वास किस पर नहीं करना चाहिए? अरी यानी शत्रु, अरी का मित्र और अरी के मित्र का मित्र। और नेक्स्ट है पाशनिग्राह यानी पीठ पीछे का शत्रु, और पाशनिग्राह सार यानी पीठ पीछे के शत्रु का मित्र। तो इस प्रकार से 2, 4, 6, 7 और 9 पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और कौन कौन से राज्यों से तटस्थ रहना चाहिए? तटस्थ नीति किस किस के साथ अपनानी चाहिए? तो 11 और 12 यानी मध्यम और उदासीन के साथ तटस्थ रहना चाहिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये हुआ अपना मंडल सिद्धांत। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मनु की 7 गुण नीति, यानी कि 6 फोल्ड डिप्लोमेसी। संधि, विक्रय, यान, आसन, द्विभाव, संश्रय। तो सबसे पहले हम देखेंगे संधि। संधि यानी कि जब हमें लग रहा हो हमारी पराजय होगी या पराजय होने वाली है, तो उससे पहले हमें शत्रु राज्य के साथ संधि कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट, जब संधि करने के बाद मौका पाकर आंतरिक तोड़फोड़ कर देनी चाहिए, यानी कि अंदर जो है वो तोड़फोड़ करके शत्रु राज्य को कमजोर कर देना चाहिए। और जब शत्रु राज्य कमजोर हो जाता है तो उस पर मौका पाकर वास्तविक आक्रमण कर देना चाहिए, यानी कि यान। नेक्स्ट हम बात करते हैं आसन। तो आसन जो है वो तटस्थता की नीति है, यानी जब 2 राज्य आपस में लड़ रहे हो तो बीच में जो है तटस्थ रहना चाहिए, किसी के साथ भी हमें कोई सिंपैथी नहीं दिखानी चाहिए, बिल्कुल तटस्थ रहना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं द्वैधी भाव। तो द्वैधी भाव में मनु ने गुरिल्ला युद्ध पद्धति का समर्थन किया है। गुरिल्ला युद्ध पद्धति यानी कि पहले तो शत्रु राज्य को सामने से छोटी सेना के द्वारा आक्रमण करना चाहिए, और जब शत्रु राज्य छोटी सेना पर आक्रमण अपनी पूरी जोर शोर से करे, यानी कि पूरी सेना के साथ करे, तो पीछे से बड़ी सेना का आक्रमण करके हमें युद्ध को जीत लेना चाहिए। यही है गुरिल्ला युद्ध पद्धति। नेक्स्ट बात करते हैं संश्रय, यानी कि जब लग रहा हो कि हमारे पास किसी तरीके की कोई भी जो हथियार है, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई सहारा नहीं बचा, तो हमें किसी भी राज्य की जो शक्तिशाली राज्य है उसका सहारा ले लेना चाहिए, आश्रय ले लेना चाहिए। इस प्रकार से यही मनु की 6 फोल्ड डिप्लोमेसी है: संधि, विक्रय, यान, आसन, द्वैधी भाव और संशय। अब मनु ने 4 उपाय भी बताए हैं: साम, दाम, भेद, दंड। साम समझाना, दाम लालच देकर, भेद यानी आंतरिक विद्रोह करके, और लास्ट में दंड उपाय जो है वो मनु ने बताया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मनु के सामाजिक विचार। तो मनु ने जो है वर्ण व्यवस्था संबंधी विचारों में कर्तव्य पालन को आधार बताकर नैतिकता संबंधी विचारों का भी समर्थन किया है, और उसने वर्ण व्यवस्था में जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था बताई है। ब्राह्मण पठन पाठन का कार्य करेंगे, क्षत्रिय सेना रक्षा का कार्य करेंगे, वैश्य उत्पादन व्यापार का कार्य करेंगे, और शूद्र जो है ऊपर के 3 वर्गों की सेवा करेंगे, यानी कि पठन पाठन और का कार्य ब्राह्मण, सेना रक्षा का क्षत्रिय, उत्पादन और व्यापार का वैश्य। और ये जो तीनों वर्ण हैं, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये द्विज वर्ण के अंतर्गत आएंगे। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है कि द्विज वर्ण में मनु ने किन किन वर्णों को शामिल किया है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यानी कि शूद्र वर्ण को मनु जो है द्विज वर्ण में शामिल नहीं करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आश्रम व्यवस्था। तो आश्रम व्यवस्था 4 प्रकार की बताई है: ब्रह्मचार्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यासाश्रम। तो ब्रह्मचार्य जो आश्रम है वो 25 वर्ष तक शिक्षा लेनी चाहिए ब्रह्मचार्य आश्रम में।
नेक्स्ट गृहस्थाश्रम जो 25 से 50 वर्ष तक की आयु है उसमें अर्थ और काम की प्राप्ति के लिए धर्म के अनुसार जो है वो अर्थ और काम की प्राप्ति करनी चाहिए। नेक्स्ट वानप्रस्थ आश्रम, जब धर्म और काम की प्राप्ति हो जाए तो उसके बाद 50 से 75 वर्ष की आयु में जन कल्याण कार्य यानी कि जनता के हित में जो कार्य हैं वो करने चाहिए। नेक्स्ट जो है 75 से जो जितना भी जीवन बचा है वह है संन्यास आश्रम के लिए मनु ने बताया है। यानी कि इस प्रकार से आश्रम व्यवस्था 4 प्रकार की बताई, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य में 25 वर्ष, गृहस्थाश्रम में 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष और संन्यास आश्रम 75 से जितना लाइफ बची हो उतना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कर्म व पुनर्जन्म में मनु जो है विश्वास करते थे और अंबेडकर ने मनुस्मृति को 25 दिसंबर 1927 को जला दिया था और इसकी आलोचना की थी। और उन्होंने कहा था, अंबेडकर जी ने कहा था कि यह वर्ण व्यवस्था का समर्थन करती है। इस प्रकार से अंबेडकर मनुस्मृति के कटु आलोचक भी रहे हैं। और अंबेडकर के साथ साथ 2 और भी विचारक हैं, जैसे एक तो है E.V. रामास्वामी नायकर, जिनको हम पेरियार के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी मनुस्मृति आलोचक है। और एक है फ्रेडरिक नीत्शे जो है ये भी मनुस्मृति के आलोचक रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि मनुस्मृति के आलोचक कौन कौन है, अंबेडकर, E.V. रामास्वामी नायकर यानी पेरियार और फ्रेडरिक नीत्शे, इन सब ने जो है मनुस्मृति की आलोचना की है। और अंबेडकर जी ने तो 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति को जला दिया था, जिसका कि गांधी जी ने विरोध किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं महिलाओं संबंधी विचार। तो महिलाओं संबंधी विचारों में जो है मनु बोलते हैं कि राजनीतिक कार्यों में महिलाओं को भागीदारी नहीं करनी चाहिए और दोहरे विचार का समर्थन जो है वो महिलाओं में करता है। और महिलाओं को मतलब कर्तव्य पालन, नैतिकता, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए और महिलाओं को अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। और मनु ने ये भी कहा है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते। इस प्रकार से जहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। ये भी मनु की मनुस्मृति जो बुक है उसमें हमें मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओलिवेल पैट्रिक। तो ओलिवेल पैट्रिक जो है उनकी मैंने आपको बताई थी कि 2005 की बुक थी द मनोज कोड ऑफ लॉ, 2005 की काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। तो वही ओलिवेल पैट्रिक हैं और उनकी बुक भी हमें ध्यान रखनी है। कौन सी बुक है, मनोज कोड ऑफ लॉ, 2005 की बुक है। तो ये काफ़ी नई बुक है, तो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट इनका एक विचार है कि मनुस्मृति एक नया दस्तावेज नहीं है, यह अन्य प्राचीन ग्रंथों पर आधारित है। यह प्राचीन भारत में एक संचित ज्ञान का क्रिस्टलीकरण को दर्शाता है, यानी प्राचीन भारत में एक संचित ज्ञान के क्रिस्टलीकरण को दर्शाता है। इस प्रकार से ओलिवेल पैट्रिक का ये कथन हमें ध्यान रखना है, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यह 2री और 3री शताब्दी का ग्रंथ है। ओके फ्रेंड्स, होप करती हूँ कि आपको मनु समझ में आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम कौटिल्य जो है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।